6/181 पार्थ की योजना। चंद्रमहल पैलेस का प्रवेश द्वार। चारों प्रमुख आचार्य और कबीले की मुखिया शांति से पालथी मारकर बैठे थे। पलक झपकते ही 8 दिन बीत चुके थे और मुकदमे का पहला और दूसरा चरण भी समाप्त हो चुका था। इस दिन शीर्ष आचार्य ने आंखें खोलीं और धीरे से कहा, पिछले अनुभव के अनुसार बहुत से प्रतियोगी 5वें और छठे दिन के दौरान प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं। 5वां और छठा दिन परीक्षण के मध्यम चरण थे और इस दौरान कई प्रतिभागी बाहर हो जाते थे, जबकि कुछ मर भी जाते थे। लेकिन इस बार 8 दिन बीत चुके थे और कोई भी बाहर नहीं निकला था। ये वास्तव में अजीब है। ये देखते हुए कि पहला चरण कितना कठिन था, दूसरा और तीसरा चरण पिछले चरणों की तुलना में अधिक कठिन और खतरनाक होना चाहिए। शकुंतला दादी भी थोड़ी चिंतित दिख रही थी। उनकी शिष्या साक्षी ठाकुर प्रतियोगिता में भाग ले रहे सबसे कमजोर लोगों में से एक थीं। फिलहाल तो केवल 2 ही संभावनाएं हैं, सफेद कपड़े पहने आचार्य अधीरा ने कहा। क्या संभावनाएं हैं? इस समय अन्य सभी लोग अर्धचंद्र कबीले के सबसे युवा और प्रतिभाशाली प्रमुख आचार्य की ओर देख रहे थे। उन्होंने पिछले 100 साल में चंद्रमहल प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ अधिक अंक हासिल किया था। तब से आज तक उनका रिकॉर्ड नहीं टूटा था, इसलिए उनकी बातों का बहुत अधिक महत्व था। पहली संभावना ये है कि मृत्यु दर बहुत अधिक है, इसलिए हमने अभी तक कोई भी शिष्य बाहर नहीं आया है, आचार्य अधीरा ने धीमे स्वर में कहा। इस बात को सुनकर दूसरों के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और वे अधिक चिंतित हो गए। हाँ, वास्तव में ये प्रतियोगिता काफी कठिन थी। इसे पहले चरण से ही समझा जा सकता था, जब पृथ्वी मंडल के काले धातु के राक्षस ने प्रतिभागियों का पीछा किया था। दूसरी संभावना ये है कि उत्तीर्ण होने की दर बहुत अधिक है, इसलिए किसी की मृत्यु नहीं हुई है और नहीं उन्हें बाहर निकाला गया है, आचार्य अधीरा ने दूसरी संभावना बताते हुए अपना सिर हिलाया और आह भरी। वहां मौजूद सभी लोग जानते थे कि दूसरी संभावना के सही होने की संभावना भी काफी कम है। अगर उनमें से कोई भी न तो मरा और न ही बाहर नहीं निकाला गया, इसका मतलब था कि सफलता दर 100% थी। क्या ऐसा होना संभव था? ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ था। उम्मीद है कि दूसरी संभावना सही हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये अर्धचंद्र कबीले का उदय होगा। कबीले की मुखिया ने जोर से आह भरी। पृथ्वी मंडल के 5 साधकों ने सोचा भी नहीं था कि इस बार प्रतियोगिता में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। चंद्रमहल प्रतियोगिता। अरुणाचल द्वीप। पहाड़ की चोटी पर खड़े युवक के नीले बाल लहरा रहे थे, कर उसकी नीली आंखें तेजी से चारों ओर घूमने लगी, मानो उसमें दुनिया में सब कुछ देखने की शक्ति हो। 1 घंटा बीत चुका था और पार्थ ने 100 मील के दायरे का पूर्ण विश्लेषण कर लिया था। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक नक्शा दिखाई देने लगा। उस मानसिक नक्शे में न केवल नदियां, पहाड़ और जंगल शामिल थे, बल्कि इसके कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर सूचना पट्टल भी लगे थे। ये सूचना पट्टल उन जगहों पर लगाए गए थे जहां खजाना या खतरा हो सकता था। उदाहरण के लिए एक सूचना पट्टल में लिखा कि वहां एक 3 सिर वाला अग्निवर्षा शेर था, जो कि पृथ्वी मंडल का राक्षसी जानवर था। विद्युत की किस्मत इतनी अच्छी कैसी हो सकती है? उसे शायद सीधे बगीचे के अंदर या बगीचे के प्रवेश द्वार पर ही भेज दिया गया था। पार्थ के होंठ फड़कने लगे, लेकिन उसे मानना पड़ा कि अच्छी किस्मत भी एक तरह की शक्ति ही होती है। सभी महान शख्सियतों का भाग्य हमेशा अच्छा रहा है। उदाहरण के लिए खूनी चांद कुलपति ने एक बार खूनी चांद विरासत के गुप्त स्थान में प्रवेश किया था। विद्युत के अलावा पार्थ ने दक्ष को भी देखा, जो कि खतरनाक जंगल के बीच में मौजूद ऊंची मीनार को निशाना बना रहा था। वो जंगल खतरनाक जानवरों से भरा हुआ था, जिसमें पृथ्वी मंडल में राक्षसी जानवर भी शामिल थे और पार्थ उसके लिए परेशान होने से खुद को रोक नहीं सका। सौभाग्य से दक्ष की किस्मत बहुत खराब नहीं लग रही थी, क्योंकि उसने राक्षसी जानवर के इलाके में प्रवेश नहीं किया था। विद्युत और दक्ष को 2 अच्छी जगह मिल गई थी।
वो प्राचीन बगीचा शायद 100 मील के दायरे में सबसे अच्छी जगह थी, जबकि ऊंची मीनार दूसरे स्थान पर था। पार्थ के मन में उन खजानों के लिए विद्युत से लड़ना चाहता था, लेकिन इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद उसने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले, विद्युत काफी शक्तिशाली था और उसे पहले प्रवेश करने का फायदा था, और पार्थ को वहां पहुंचने के लिए कई खतरनाक जगहों से गुजरना पड़ेगा, जो शायद ऊंची मीनार के जंगल से भी ज्यादा घातक थे। दूसरी बात, पार्थ ने सोचा कि उसे थोड़ा उदार होना चाहिए और दूसरों को भी कुछ पाने का मौका देना चाहिए। ऐसा सोचते ही उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई और उसके मन में एक नया विचार कौंध गया। तीसरे चरण में शुरुआती 10 दिनों तक ज्यादा परेशानी नहीं होगी, इसलिए पहले मुझे अरुणाचल द्वीप की सही से जांच कर लेनी चाहिए, फिर मैं बेहतर खजाने को पाने की कोशिश कर सकता हूँ। पार्थ ने इसके बारे में सोचा। अन्य शिष्य इस समय का उपयोग विरासत और खजाने को पाने के लिए करेंगे। इसके अलावा 10 दिनों के बाद पृथ्वी मंडल के काले धातु के राक्षस सभी प्रतिभागियों का पीछा करेंगे। पार्थ स्पष्ट रूप से जानता था कि ये पहले चरण की तरह आसान नहीं होगा। पार्थ का दिमाग दूसरों से थोड़ा अलग तरीके से काम करता था। हालांकि उसे बहुत से ऐसे स्थान मिले थे जहां खजाने थे, लेकिन वो तुरंत उनके पास नहीं गया। मैं अब अरुणाचल द्वीप का एक नक्शा बनाऊंगा, जिसमें सभी स्थानों के साथ खजानों का भी जिक्र होगा। पार्थ की आंखों में पागलपन का भाव दिखाई दिया। ये सब नियंत्रित करने के लिए उसे अपनी दिव्य दाहिनी आंख की पूरी शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। पहाड़ से नीचे जाते ही पार्थ का शरीर धुंधला हो गया। आधे दिन बाद पार्थ ने और दूर के क्षेत्रों की छानबीन की। वो देखना चाहता था कि ये अरुणाचल द्वीप वास्तव में कितना बड़ा है। रास्ते में पार्थ की दाहिनी आंख ने आसपास के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और वहां छिपे खतरों और खजानों को ढूंढने की कोशिश की। इस दौरान वो समय बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये अच्छा था कि उसने मानसिक ऊर्जा के ध्वनि तरंग हमले को सीख लिया था, जिससे वो कमजोर जानवरों की भीड़ को तितर बितर कर सकता था। लगभग 100 मील की दूरी पर पार्थ एक ऊंचा स्थान ढूंढता और नीचे के परिदृश्य को याद करने की कोशिश करता। भले ही पार्थ के पास उसकी दाहिनी आंख थी, फिर भी उसे कुछ खतरे का सामना करना पड़ा। ऐसे अनोखे राक्षसी जानवर थे जिनकी ताकत छिपी थी, या फिर पार्थ खुद खतरनाक इलाके में पहुंच जाता था। उदाहरण के लिए, पार्थ घास के मैदान पर चल रहा था, लेकिन लापरवाही के कारण कुछ बेलों ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया था। सौभाग्य से उसकी प्रतिक्रिया की गति तेज थी और वो अपनी रक्त रेखा शक्ति का उपयोग करके भागने में सफल रहा। उस घटना के बाद से पार्थ बेहद सावधान हो गया था। एक घटना तो इससे भी भयानक थी। पार्थ एक बार एक पहाड़ी पर खड़ा था और अपनी दाहिनी आंख से पहाड़ी के आसपास के इलाके को देखने करने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि किसी सामान्य पहाड़ी पर नहीं बल्कि एक शिला दानव पर खड़ा था। शिला दानव किसी पहाड़ी जितना बड़ा था और पहले चरण वाले काले धातु के राक्षस से 10 गुना बड़ा था। जब उसे नीचे पत्थर के राक्षस की आभा महसूस हुई तो पार्थ का पूरा शरीर हिल गया। वो निश्चित था कि शिला दानव पृथ्वी मंडल के साधकों को भी तुरंत मार सकता है। ये उन छिपे हुए खतरों का केवल एक हिस्सा था जिससे पार्थ का सामना हुआ था। पार्थ ने जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू किया तो उसे अलग अलग तरह की विचित्र चीजें मिलीं। आखिर प्राचीन काल किस तरह के खतरनाक जीव रहते थे? क्या उस समय जानवर, पहाड़ियां, पौधे, हर चीज राक्षसी शक्ति में बदल सकती थी? पार्थ ने एक गहरी सांस ली और विस्मय के भाव से हर तरफ देखा। 1.5 दिन तक लगातार चलने के बाद आखिरकार पार्थ अरुणाचल द्वीप के अंत तक आ गया। अरुणाचल द्वीप के अंत में एक असीम विशाल महासागर था। पार्थ ने जब महासागर के पानी का अवलोकन किया तो पाया कि समुद्र में जानवरों की संख्या द्वीप के जानवरों की तुलना में 10 गुना अधिक थी। इसके अलावा ये जानवर और भी शक्तिशाली थे। यदि वो समुद्र में चला जाता तो उसकी दिव्य दाहिनी आंख भी उसे बचा पाने में सफल नहीं होगी।
पार्थ ने गणना की कि उस शुरुआती पहाड़ी से अरुणाचल द्वीप के दूसरे कोने तक वो लगभग 200 से 300 मील चला था। जिस तरह से वे आया था उसी रास्ते से लौटते हुए पार्थ की गति बहुत तेज थी, क्योंकि अब वो मार्ग से परिचित हो चुका था। पर्वत शिखर पर वापस आने के बाद पार्थ फिर बाकी की 3 दिशाओं में भी गया। कुछ दिनों बाद थका हुआ पार्थ वापस उसी पहाड़ी पर लौट आया। कुल 4 से 5 दिनों में ही पार्थ ने पूरे अरुणाचल द्वीप का पता लगा लिया था। अब वो द्वीप के हर परिदृश्य से परिचित हो चुका था। वो जानता था कि किन जगहों पर खतरा है, किन जगहों पर खजाना है, और यहाँ तक कि किन जगहों पर राक्षसी जानवर हैं। कुल 129 स्थान हैं जहाँ खजाना हो सकता है। इनमें 4-5 जगह ऐसी भी हैं जहाँ प्राचीन बगीचे के बराबर ही खजाना होगा, लेकिन ये सभी जगहें बेहद खतरनाक हैं। पार्थ बड़बड़ाया। जाहिर तौर पर हर जगह खतरा था। कुल मिलाकर लगभग 200 ऐसी जगहें थीं जहां से पार्थ वापस नहीं लौट पाएगा। लगभग 40 से 50 ऐसे जीव थे जो उसे तुरंत मार सकते थे। कुल 5 दिनों में पार्थ को कई जगहों पर खजाना देखा था, लेकिन उसे अंदर न जाने का कोई मलाल नहीं था। अभी भी 5 दिन बाकी हैं, उसके बाद पृथ्वी मंडल के राक्षस हमारा पीछा करना शुरू कर देंगे। पार्थ ने गहरी सांस ली। अब से उसका उठाया हर कदम बेहद महत्वपूर्ण होने वाला था। पार्थ की आकृति हवा में उछल गई और वो ऊंची मीनार वाले जंगल के बाहरी किनारों की ओर चला गया। दक्ष उस जंगल में ही प्रकट हुआ था और पार्थ के अनुसार किस्मत से उसने रहस्यमय मीनार में प्रवेश करने में कामयाब हो गया था। लेकिन पार्थ उस मीनार में नहीं जाना चाहता था, बल्कि उस जंगल के पास एक नदी थी जो अरुणाचल द्वीप के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती थी। इस नदी का पानी बेहद ठंडा था और उसके आसपास कोई भी जानवर मौजूद नहीं थे। कुल मिलाकर ये नदी बड़ी अजीब थी। पार्थ ने एक अजीब दृश्य देखा था कि ये बर्फीली नदी किसी सांप की तरह लहराते हुए आगे बढ़ती थी। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि इस नदी के पास जानवरों के कोई निशान नहीं थे, पार्थ ने इस जगह को खोजने का फैसला किया। मैं इस जगह का नाम शीत सर्प नदी रखूंगा। पार्थ ने इसका नाम इसके चलने के तरीके के आधार पर रखा। वो शीत सर्प नदी के पास गया और अपनी दिव्य दाहिनी आंख की शक्ति जागृत कर ली। नदी के करीब आने के बाद उसे एक भयानक ठंडक महसूस हुई और नदी की गहराई में बर्फीली भावना और भी मजबूत होती गई। ऐसा लग रहा था कि उस नदी के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन पार्थ की सहज भावना ने से बताया कि ये शीत सर्प नदी बिल्कुल भी सामान्य नहीं है और इसका कोई रहस्यमय इतिहास जरूर होना चाहिए। नदी के अंत तक चलने के बाद पार्थ को एक बड़े झरने के नीचे एक ठंडे पानी का तालाब दिखाई दिया। ये तालाब ज्यादा बड़ा नहीं था, बल्कि इसकी चौड़ाई लगभग 20 गज ही रही होगी, लेकिन इससे एक ऐसी ठंडक निकल रही थी जिससे किसी की भी रूह कांप जाती। ऐसा लगता है कि ये वही जगह है। पार्थ उस तालाब के सामने खड़ा था। अचानक उसे अपने पैरों में एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ जो बहुत ही तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गया। वो चाहकर भी उस एहसास को दूर नहीं कर पा रहा था। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ इस तालाब की जानलेवा ठंड से बच पाएगा? और आखिर इस तालाब का रहस्य क्या है? क्या ये पार्थ के लिए लाभदायक होगी या फिर नुकसानदायक? जानने के लिए आगे के चैप्टर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। 6182 रहस्यमय स्फटिका शुरू। अचानक उसकी दिव्य दाहिनी आंख में मौजूद नीला प्रकाश तेजी से घूमने लगा और उसके भीतर एक हल्के नीले रंग का रक्त प्रवाहित होने लगा, जिससे उसकी सारी ठंडक दूर हो गई। लेकिन पार्थ की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। तालाब में किस तरह की शक्ति थी कि उसकी दिव्य दाहिनी आंख और रक्त रेखा को अपने रक्षात्मक उपायों को सक्रिय करना पड़ा? वो निश्चित था कि उस ठंडक से आध्यात्मिक मंडल के 5वें या 6ठे सितारे के योद्धा भी असहज महसूस करेंगे।
यहाँ अवश्य ही नदी की बर्फीली शक्ति का मूल स्रोत होगा। पार्थ को लग रहा था कि शीत सर्प नदी का रहस्य जरूर इस तालाब के अंदर ही होगा, क्योंकि उसने अपनी दाहिनी आंख से अन्य क्षेत्रों की पहले ही जांच कर ली थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था। पार्थ की दाहिनी आंख ठंडे तालाब के अंदर केवल 3 गज की दूरी तक ही देख सकती थी। अगर वो सामान्य तालाब होता तो वो कम से कम 10 गज की दूरी तक देख सकता था, लेकिन इस इलाके का पानी बेहद अनोखा और अविश्वसनीय रूप से ठंडा था। दूसरे शब्दों में, वो अपनी दाहिनी आंख से तालाब का तल नहीं देख सकता था। क्या मुझे शीत सर्प नदी के रहस्य को खोजना चाहिए? लेकिन इसके लिए मुझे तालाब के अंदर जाना होगा। अचानक पार्थ का विचार बदल गया। यदि यहाँ कोई अन्य शिष्य होता तो उसकी ऐसा सोचने की भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि तालाब के भीतर की ठंड आध्यात्मिक मंडल में योद्धाओं को भी बर्फ में जमा सकती थी। मेरी रजत दीवार तकनीक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और इसमें ठंड के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध है। इसके अलावा मेरी रक्तरेखा शक्ति भी ठंड का भी विरोध करने में सक्षम है। पार्थ ने कुछ देर सोचा और फिर अपने दांतों को भींच लिए। उसने ये जुआ खेलने का फैसला किया। उसे महसूस हो रहा था कि ये शीत सर्प नदी बहुत रहस्यमयी है और ये उसकी दाहिनी आंख की प्राचीन आभा को आकर्षित कर रही थी। इसके अलावा उसके पास कई उपाय थे जो उसे बिना किसी नुकसान के पीछे हटने में मदद कर सकते थे। छपाक। तालाब में छलांग लगाते ही पार्थ का शरीर मछली की तरह लचीला हो गया, लेकिन अगले ही पल एक हाड़ कंपाने वाली ठंड ने उसके पूरे शरीर को अपने आगोश में ले लिया। यदि उसके समान साधना वाला कोई और योद्धा होता तो उसका शरीर तुरंत सुन्न हो जाता और जल्द ही उनकी मौत हो जाती। हालांकि पार्थ ने रजत दीवार तकनीक में प्रशिक्षण लिया था, जिससे उसका शरीर मजबूत हो गया था। अगले ही पल उसने भी अपने शरीर के चारों ओर चांदी की परत बनाने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को परिचालित कर दिया। पार्थ ने अपनी दिव्य दाहिनी आंख को पूरी तरह से जागृत कर लिया और तालाब की गहराई में उतरने लगा। 1 गज, 2 गज, 3 गज। पार्थ 3 गज से अधिक अंदर नहीं जा पा रहा था, लेकिन सौभाग्य से अचानक उसके शरीर के भीतर का नीला रक्त उबलने लगा और उसके शरीर में गर्माहट का एहसास होने लगा। रक्त रेखा की शक्ति का प्रतिरोध रजत दीवार तकनीक से भी अधिक मजबूत था। 4 गज, 5 गज, 6 गज। वो जितनी गहराई में गया, ठंडक उतनी ही भयानक होती गई। इस शीतलता में भी एक अजीब शक्ति थी जो उसकी आत्मा और चेतना को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सौभाग्य से उसकी दाहिनी आंख के भीतर का प्रकाश तेजी से घूमा और आत्माओं के हमले को नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि दक्ष जैसे मजबूत व्यक्ति भी 3 गज से अधिक गहराई में नहीं जा सकता था, लेकिन पार्थ पहले ही 6 गज की दूरी तक पहुंच चुका था। उसने अपने दांत भींचे और आगे बढ़ना जारी रखा। 6 गज, 7 गज, 8 गज। बस इतना ही था। पार्थ ने महसूस किया कि उसका शरीर जम गया है और सतह पर वापस लौटने में लगभग असमर्थ हो गया था। वापस चलो, पार्थ ने दिल ही दिल में अपनी रक्तरेखा शक्ति से कहा और तुरंत ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति जलने लगी। उसने फिर से मछली की तरह चलना शुरू किया और ऊपर की ओर वापस तैरने लगा। इतने करीब पार्थ ने राहत की सांस ली। जाहिर तौर पर ऐसा नहीं था कि उसने कुछ भी हासिल नहीं किया। पार्थ वापस लौटने से पहले उसने एक रहस्यमय पारदर्शी नीले आंसू की आकृति जैसा एक स्फटिक देखा था जो तरबूज के आकार का था। इस नीले स्फटिक का क्या इतिहास है? उस स्फटिक पर एक नजर डालते ही पार्थ को ठंडक महसूस होने लगी। सौभाग्य से उसके पास उसकी दिव्य दाहिनी आंख थी, वरना ठंड से उसका शरीर तुरंत जम जाता। पार्थ को ये एहसास हुआ कि वो स्फटिक कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो छू या रख सकता था। ये वास्तु निस्संदेह आध्यात्मिक श्रेणी के हथियारों से भी अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि पार्थ बिना पूरी तरह से जांच किए हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए उसने सबसे पहले एक आध्यात्मिक रक्तफल खाया जिसमें शुद्ध पौरुष ऊर्जा समाहित थी। इसे खाने के बाद
पार्थ को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में आग जल रही हो, जिसने एक ही समय में उसकी रक्त रेखा शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति दोनों को प्रज्वलित कर दिया। उसने इस आध्यात्मिक रक्त फल का इस्तेमाल ठंडे तालाब के भीतर की ठंड से लड़ने के लिए किया। छपाक। तालाब में एक बार फिर से प्रवेश करने पर पार्थ आसानी से 8 गज की दूरी तक पहुंचने में कामयाब रहा। आध्यात्मिक रक्त फल के कारण उसके पूरे शरीर में जैसे आग जल रही थी, जो उसे इस ठंड से बचने में काफी मदद कर रही थी। 8 गज की दूरी पर पहुंचने के बाद अब पारदर्शी नीले स्फटिक और पार्थ के बीच केवल 3 गज की दूरी रह गई थी। नीला स्फटिक एक बर्फ के कमल की तरह था, सुंदर और आंखों को आकर्षित करने वाला, लेकिन साथ ही वो देखने वाले को एक ठंडा एहसास भी कराता था। 8 गज, 9 गज। पार्थ ने महसूस किया कि उसके उठाए हर कदम के साथ ठंडक बढ़ रही थी। इस समय वो लगभग 10 गज की दूरी तक पहुंच चुका था, उस नीले स्फटिक से केवल 1 गज दूर। इस समय पार्थ अगर एक और कदम उठाता तो उसका शरीर जम जाता। इतने नजदीक से उसका निरीक्षण करने पर पार्थ ने पाया कि स्फटिक बिल्कुल भी ठोस नहीं था, क्योंकि उसकी सतह आंसू की बूंद की तरह थोड़ी सी लहरा रही थी। इतना दुर्भाग्यपूर्ण। क्या वास्तव में इसे पाने का कोई रास्ता नहीं है? पार्थ जानता था कि उसके पास उस स्फटिक को पाने का कोई मौका नहीं था। वो फिर से तैरकर वापस सतह पर आ गया और वापस आते ही उसने एक योजना बनाई। उसने एक पतली चांदी की डोरी निकाली। ये चांदी का तार बेहद पतला था, जो शीतल धातु से बनाया गया था, और इसमें बर्फ के गुण थे। ये एक अर्धनश्वर श्रेणी की हथियार सामग्री थी। पार्थ ने तुरंत अपना लोहाश्व धनुष निकाला और फिर डोरी के एक हिस्से को धनुष के चारों ओर लपेट दिया, जबकि दूसरी तरफ एक गहरा नीला तीर बांध दिया। इस तरह चलाया गया तीर वापस खींचा जा सकता था। हे, अब मैं इसे आजमा कर देखता हूँ, पार्थ हल्के से हंसा। चूंकि नीला स्फटिक अश्रु बिल्कुल ठोस नहीं था, इसलिए उसे पाने का एकमात्र विकल्प यही था। इसके बाद वो तालाब के अंदर गया और फिर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को परिचालित करके उस तीर को नीले स्फटिक अश्रु की ओर चला दिया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई दुर्घटना न हो, पार्थ तब तक पीछे हटता रहा जब तक कि तीर ने अपने निशान से नहीं टकरा। स्विश। गहरे नीले तीर में उसकी रक्त रेखा और आध्यात्मिक शक्ति समाहित थी, और वो ध्वनि की आधी गति के साथ नीले स्फटिक अश्रु की ओर चला गया। हालांकि तीर ने धीरे धीरे अपनी गति खो दी और अंततः नीले स्फटिक के पास की तरंगों को छूने से पहले बर्फ के तीर में बदल गया। ये तरंगे वास्तव में नीले स्फटिक का ही एक हिस्सा थीं। वो अचानक ठंडे तालाब के तल से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, एक ऐसी आवाज जो सीधे उसकी आत्मा तक पहुंच गई। पार्थ को हिचकी आ गई और वो जल्दी से तैरकर ऊपर आ गया। उसे अचानक से ही भयानक खतरा महसूस हुआ। उसी समय लोहाश्व धनुष से भी एक भयानक ठंडक निकलने लगी। ये अच्छा नहीं है। पार्थ ने महसूस किया कि उसका शरीर सुन्न हो रहा है, इसलिए उसने लोहाश्व धनुष को तुरंत ही दूर फेंक दिया। इसके बाद वो पलटा और तालाब से दूर भागने लगा। जब वह कुछ 100 गज दूर पहुंच गया, तभी जाकर उसने दोबारा रुकने की हिम्मत की। लेकिन भले ही पार्थ ठंडे तालाब से कई 100 गज दूर था, फिर भी वो उस भयानक ठंडक महसूस कर सकता था। पास के जंगल में ऊंची मीनार के अंदर क्या तमाशा चल रहा है? ये जगह अचानक इतनी ठंडी कैसे हो गई? दक्ष मीनार की 9वीं मंजिल पर था, लेकिन फिर भी एक भयानक ठंड महसूस कर पा रहा था। वो अकेला ही इससे प्रभावित नहीं था। विद्युत और अन्य शिष्यों ने इस ठंड को महसूस किया। शीत सर्प नदी के मूल स्रोत की वजह से पूरे अरुणाचल द्वीप में एक ठंडक फैल गई, जिससे वहां का तापमान नाटकीय रूप से गिर गया। कुछ ही सांसों में अरुणाचल द्वीप का तापमान 10 डिग्री नीचे चला गया था और अगले कुछ पलों तक लगातार गिरता रहा। तापमान जिस दर से गिर रहा था, उससे पूरा अरुणाचल द्वीप बर्फ का द्वीप बन सकता था। ठंडे तालाब के सामने भाड़ में जाओ। पार्थ को लगा जैसे उसके सभी अंग बर्फ में बदल गए हों।
आखिर वो ही था जिसकी वजह से ऐसा हुआ था, और तालाब के सबसे करीब भी था, जिसका अर्थ था कि उसे बाकियों से अधिक ठंड का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन सौभाग्य से ये ठंडक केवल कुछ पलों तक ही बरकरार रही और फिर सब कुछ दोबारा शांत हो गया। लेकिन पार्थ की दृष्टि ठंडे तालाब से नहीं हटी, और उसका लौहाश्व धनुष जो अभी चांदी की डोरी के साथ जमीन पर गिरा था, वो अब नीले रंग का हो गया था, जबकि दूसरी तरफ का वो तीर टुकड़ों में बंट गया था और अब उसकी जगह नीले रंग की बर्फीली लहरों ने ले ली थी। ये नीली लहर ठंडे तालाब में मौजूद नीले स्फटिक अश्रु का हिस्सा थी। नीली लहरों में बर्फ के गुण थे और उसकी शक्ति डोरी के माध्यम से लौहाश्व धनुष तक फैल रही थी। कुछ देर के बाद आखिरकार नीली लहरें लौहाश्व धनुष में समाहित हो गई और उस पर एक अजीब प्रतीक बन गया। ये प्रतीक एक खिले लिए बर्फ के कमल की तरह था, लेकिन अचानक चांदी की डोरी टुकड़ों में बंट गई। पार्थ डर के मारे उछल पड़ा, लेकिन फिर उसने देखा कि लौहाश्व धनुष क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। ये एक मध्यम श्रेणी का नश्वर हथियार था आखिरकार, और इसको लौहाश्व तीरों के साथ उपयोग करने पर इसकी शक्ति उच्च श्रेणी के हथियार के बराबर हो जाती थी। लौहाश्व धनुष अभी भी बिना हिले जमीन पर पड़ा रहा। ठंडक खत्म होने का एहसास होने के बाद पार्थ चुपचाप लौहाश्व धनुष की ओर चल दिया। उसने अपने हाथ से धनुष को सावधानी से छूते हुए महसूस किया कि धनुष से हड्डी जमा देने वाली ठंड निकल रही है, लेकिन ये उसके शरीर में प्रवेश न करके केवल धनुष के चारों ओर ही घूम रही थी। कम से कम धनुष टूटा तो नहीं है। पार्थ ने लौहाश्व धनुष का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करते हुए एक लंबी सांस ली और पाया कि नीले स्फटिक अश्रु की शक्ति से हुए बदलाव के अलावा धनुष में और कुछ भी नहीं बदला था। नीले स्फटिक अश्रु की शक्ति बेहद भयानक थी, क्योंकि इसकी थोड़ी सी शक्ति के कारण ही अरुणाचल द्वीप का तापमान 10 डिग्री तक गिर गया था। उसने अपने तरक्ष से एक तीर निकाला, लेकिन उसे देखते ही उसके भाव अचानक बदल गए। उसके तरक्ष में मौजूद सभी तीर का रंग हल्का नीला हो गया था, मानो ठंडे तालाब में प्रवेश करते ही वे भी बदल गए हों। पार्थ ने अपने लौहाश्व धनुष की प्रत्यंचा को खींचा और उस तीर को एक बड़े पेड़ पर चला दिया। बूम! तीर पेड़ में घुसा, लेकिन उसके पार नहीं गया, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया। अरुणाचल द्वीप में मौजूद पेड़ पौधे सामान्य नहीं थे। अगर ये बाहरी दुनिया का पेड़ होता तो वो तीर निश्चित रूप से एक छेद बनाते हुए आगे निकल जाता। इसकी शक्ति में कोई बदलाव नहीं आया है। पार्थ थोड़ा निराश हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने गलत अनुमान लगाया हो? तीर की ताकत में वृद्धि नहीं हुई थी। इसके विपरीत ये अपने लक्ष्य से टकराने के बाद टुकड़ों में बिखर गया, जिसका अर्थ है कि बहुत बर्फ को जरूरत से ज्यादा अवशोषित करने के कारण तीर का गुण काफी हद तक बदल गया था। लेकिन अगले ही पल पार्थ ने तीर को जिस पेड़ पर चलाया था उस पर बर्फ की एक मोटी परत जम गई थी। केवल 1 से 2 सांसों में 10 गज ऊंचा पेड़ पूरी तरह से बर्फ में ढंक गया था और बर्फ की मूर्ति की तरह धूप में चमक रहा था। बर्फ में कैद हो गया। पार्थ ने ठंडी सांस ली। वो इस नजारे से स्तब्ध रह गया था। तो क्या होगा आगे? तो क्या पार्थ अब इस तालाब में मौजूद स्फटिक अश्रु को पाने की कोशिश छोड़ देगा? और अगर पार्थ ने फिर से उसे छेड़ा तो क्या हालत ऐसे ही होंगे या और भी बुरे हो जाएंगे? और पार्थ इस तालाब के बाद किस जगह पर जाएगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर पढ़ें। और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। 6183 रहस्यमय गांव। पार्थ ने एक ठंडी सांस ली। उसने लौहाश्व धनुष के इस तरह से बदलने की उम्मीद नहीं की थी। इसकी शक्ति में भले ही वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन इसके मौलिक गुणों काफी बदलाव आ गया था। लौहाश्व धनुष पर एक बार पीले कमल का प्रतीक बन गया था, जबकि तरक्ष के अंदर मौजूद तीरों का रंग भी नीला हो गया था। स्फटिक अश्रु से शक्ति का एक हिस्सा धागे के माध्यम से संचारित होकर धनुष में प्रवेश कर गया था।
और नील के स्फटिक अश्रु की तरंगों के करीब पहुंचने से तरक्ष में मौजूद तीरों ने इसकी थोड़ी ऊर्जा अवशोषित कर ली थी। लेकिन उन तीरों को देखकर कहा जा सकता था कि वे सिर्फ एक बार ही उपयोग किए जा सकते थे। पार्थ ने एक पल तक गहराई से सोचा, फिर उसने जमीन से तीर के आकार की एक सामान्य लकड़ी उठाई और उसे लोहाश्व धनुष पर रखकर चला दिया। सौ लकड़ी ने बिना किसी परेशानी के अपने लक्ष्य तक पहुंची और उसे भेद दिया। हालांकि उस लक्ष्य पर बर्फ की मोटी परत के बजाय उस पर एक पतली परत देखी जा सकती थी। ऐसा लगता है कि केवल तरक्ष में मौजूद तीर ही बर्फ की शक्ति का पूरा उपयोग कर सकते हैं, पार्थ ने अपने मन में सोचा। इसका मतलब ये था कि उसके पास बचे तीर बेहद कीमती थे, क्योंकि वे अपने लक्ष्य को बर्फ में कैद कर सकते थे और आध्यात्मिक मंडल के चौथे सितारे के नीचे कोई भी योद्धा इसके प्रभाव से बच नहीं पाएगा। चौथे और पांचवें सितारे के योद्धा भी थोड़े समय के लिए कैद हो जाएंगे, लेकिन बड़ी कीमत चुकाने बाद उनके जीवित रहने की संभावना अधिक होगी। लेकिन आध्यात्मिक मंडल के छठे सितारे का कोई योद्धा बर्फ से कैद नहीं होगा, लेकिन उसकी गति जरूर प्रभावित होगा। इसका प्रभाव तो सच में खतरनाक था। अफसोस की बात यह थी कि ये नीले तीर सिर्फ एक बार ही चलाए जा सकते थे। पार्थ ने निष्कर्ष निकाला कि अगर इन तीरों को बाहरी दुनिया में ले जाया गया तो तापमान में बदलाव के कारण वे टूटकर बिखर जाएंगे। सी इधर ठंडे तालाब से निकलने वाली ठंडक जारी रही। पार्थ पास में खड़ा था, इसलिए उसका शरीर कांप रहा था, क्योंकि अभी उसकी रक्त रेखा शक्ति पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो पाई थी और उसके आध्यात्मिक रक्त फल के प्रभाव भी समाप्त हो रहा था। पार्थ ने ठंडे तालाब को अनिच्छा से देखा, लेकिन उसे समझ में आ गया था कि वो इस खजाने को नहीं पा सकता। ये खूनी चांद आत्मा तलवार के समान था, जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सकता था। पार्थ को रहस्यमय स्फटिक अश्रु प्राप्त करने के लिए पृथ्वी मंडल तक पहुंचने की जरूरत थी, और ऐसा वो अपनी रक्त रेखा शक्ति के साथ ही कर सकता था। इसके बारे में सोचते हुए पार्थ ने सोचा कि जो कुछ अभी उसे मिला है वो इतना भी बुरा नहीं था। लोहाश्व धनुष को स्फटिक अश्रु द्वारा बदल दिया गया था, जबकि एक बार उपयोग किए जाने वाले तीर पार्थ के लिए किसी गुप्त हथियार की तरह थे, और साथ ही उसने ये भी महसूस किया कि उसके शरीर में ठंड के खिलाफ प्रतिरोध पहले से मजबूत हुआ है। ठंडे तालाब को छोड़ने के बाद पार्थ दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा, जबकि रास्ते में तापमान धीरे धीरे गिरता रहा। ये स्पष्ट था कि रहस्यमय स्फटिक अश्रु अरुणाचल द्वीप की एक निषिद्ध वस्तु थी, और पार्थ ने गलती से इसे छू लिया था, जिससे पूरे द्वीप का तापमान ही बदल गया था। तापमान में अचानक गिरावट के कारण राक्षसी जानवर अपनी गुफाओं में लौट गए, जबकि कमजोर जानवर तुरंत मर गए। केवल मजबूत राक्षसी जानवर ही इससे प्रभावित नहीं हुए थे, जिससे जानवरों द्वारा हमला किए जाने की संभावना नाटकीय रूप से कम हो गई थी। इस तरह से तीसरे चरण की कठिनाई को काफी कम कर दिया था। पार्थ नहीं जानता था कि इस कार्यवाही ने एक बार फिर पूरे चंद्रमहल प्रतियोगिता को प्रभावित कर दिया था। 3 घंटे बाद उसे एक घाटी दिखाई दी। कुछ घंटे पहले ये किसी सामान्य घाटी की तरह लग रहा था, लेकिन अब ये एक बर्फ की घाटी में बदल चुका था। पार्थ के दिमाग में मौजूद नक्शे के अनुसार यहाँ आसपास जानवरों के कुछ समूह थे, लेकिन तापमान गिराने के कारण उनमें से कई वापस अपनी गुफाओं में चले गए थे, जिससे पार्थ की यात्रा काफी आसान हो गई थी। इस घाटी को एक बड़े शक्तिशाली भ्रम सरणी द्वारा कवर किया गया था, जिसका अर्थ है कि यहाँ जरूर कुछ अजीब बात होनी चाहिए। ये स्थान भी लगभग प्राचीन बगीचे जितना ही बड़ा था, लेकिन ये सरणी के अंदर छिपा हुआ था। पार्थ को नहीं पता था कि घाटी के अंदर क्या है। ये भाग्य या आपदा कुछ भी हो सकता था। यहाँ किसी प्रकार का रहस्य जरूर होना चाहिए, तभी इस जगह को एक भ्रम सरणी द्वारा छिपाया गया है। पार्थ ने ऊपर से उड़ान भरते हुए नीचे की ओर देखा। उस तरफ से घाटी बादलों से भरी एक काली खाई की तरह लग रही थी।
बादलों के पीछे से कुछ शोर और कुछ आभा महसूस हो रही थी, जिनमें से कुछ तो पृथ्वी मंडल से भी मजबूत थी, लेकिन एक सरणी विशेषज्ञ होने के नाते पार्थ मानसिक ऊर्जा भ्रम के खिलाफ काफी मजबूत था, और अपनी दिव्य दाहिनी आंख के माध्यम से वो सरणी की शक्ति के उतार चढ़ाव को देख सकता था। हम पार्थ अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने पर भी सरणी के पार देखने में सक्षम नहीं हुआ, वो सिर्फ घाटी का परिदृश्य ही देख पा रहा था। अचानक पार्थ का शरीर हवा में उछला और भ्रम सरणी की शक्ति को अनदेखा करते हुए घाटी की ओर जाने लगा। लेकिन जब वो आगे बढ़ा तो उसे लगा जैसे वो गहरी खाई में गिर रहा है और किसी राक्षस ने अपना मुंह खोलकर उसे निगल लिया हो। हालांकि वो जानता था कि ये केवल एक भ्रम था। आखिरकार ये एक प्राचीन स्थान था। भले ही उसके पास रहस्यमय दाहिनी आंख थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अजेय था। कई बार हवा में छलांग लगाने के बाद वो एक गांव के पास शान से उतरा। वहां बूढ़े और जवान, पुरुष और स्त्रियां बहुत साधारण कपड़े पहने हुए थे, और आसपास के सभी घर बेहद पुराने लग रहे थे। मसालेदार पनीर टिक्का, 2 चांदी के सिक्के, मीठी रसमलाई, सिर्फ एक चांदी का सिक्का। हर तरफ अराजक शोर का गुबार मौजूद था। पार्थ को इस बाजार के बीच में खड़े होने पर अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह का चंद्रमहल प्रतियोगिता से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये जगह इतनी हानिकर होगी। ये बिल्कुल वास्तविक लगता है, लेकिन यहाँ सब कुछ सरणी की शक्ति से बना है। पार्थ ने अपने मन में आह भरी। इस भ्रम सरणी की शक्ति अपार और अत्यंत वास्तविक थी। यहाँ तक कि पार्थ की दिव्य दाहिनी आंख भी इसे पूरी तरह से नहीं देख सकती थी। वो कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई सरणी इतनी बड़ी जगह को कैसे बना सकती है। यहाँ पर सब्जी बेचने वाले, करतब दिखाने वाले और यहाँ तक कि गुंडे भी थे। सब कुछ बहुत वास्तविक लग रहा था, और अगर पार्थ की रहस्यमय दाहिनी आंख नहीं होती तो उसे ये एहसास ही नहीं होता कि ये सब नकली था। उसी समय पार्थ के दिमाग में कुछ अतिरिक्त विचार कौन थे? इस बाजार को बनाने का उद्देश्य क्या था? यहाँ किस तरह की परीक्षा ली जा सकती है? शीर्ष आचार्य ने पहले परीक्षण के बारे में उसे बताया था कि हर चीज हत्या से प्राप्त नहीं की जा सकती। सच में कुछ धार्मिक विरासतें आमतौर पर किसी के दिल और भावना का परीक्षण करती हैं। ऐसे खजाने को पाने के लिए उनकी जरूरतों को पूरा करना पड़ता था। सामान्य प्रतिभागियों को ये एहसास ही नहीं हो पाएगा कि ये दृश्य नकली है। इसलिए मुझे भी इस जगह को वास्तविक मानना चाहिए। पार्थ के दिमाग में एक विचार आया। उसने बाजार से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी था। इसलिए पार्थ ने लापरवाही से गांव में घूमने का फैसला किया, जब तक कि उसने एक निश्चित जगह पर एक बच्चे की गुस्से से भरी आवाज नहीं सुनी। कमीनों, मेरी माँ को जाने दो। पार्थ के दिमाग में वो आवाज बेहद स्पष्ट रूप से सुनाई दी थी, जो बाकी अराजक आवाजों से अलग थी। यहाँ तक कि अगर पार्थ की दाहिनी आंख नहीं होती तो भी वो इसमें अंतर बता सकता था। क्या भ्रम जानबूझकर प्रतिभागियों को ये सुनने की इजाजत दे रहा है? पार्थ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी उसने एक तरफ मुड़कर देखा कि एक पुरानी दुकान पर फूल बेच रही सुंदर महिला को 3 गुंडे खींच कर ले जा रहे हैं। मेरी माँ को जाने दो। फटे कपड़े पहने एक बच्चा उनमें से एक को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तड़ाक! एक बदमाश ने उस बच्चे को एक थप्पड़ मार दिया, जिससे उसके होठों से खून बहने लगा। तुम्हारा बूढ़ा बाप जुए में 3000 चांदी के सिक्के हार गया है, जबकि तुम्हारी पूरी संपत्ति केवल 1000 चांदी के सिक्के के बराबर ही है। इसलिए हम कर्ज उतारने के लिए तुम्हारी सुंदर माँ के लिए वेश्यालय ले जा रहे हैं। वहां हम अपना सारा कर्ज वसूल कर लेंगे, बदमाशों में से एक ने हंसते हुए कहा। इतना देखने के बाद पार्थ को समझ में आ गया कि क्या हुआ होगा। वास्तविक दुनिया में भी वो बिना किसी हिचकिचाहट के इसमें हस्तक्षेप करता। इसके अलावा बहुत संभावना थी कि ये परीक्षण का ही हिस्सा था।
सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये धर्मपरायणता की परीक्षा थी और इसमें दुष्टों से छुटकारा पाने के लिए कमजोरों की मदद करना जरूरी था। तुम तीनों कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे हो। पार्थ आगे बढ़े और एक गुंडे को लात मार दूर भेज दिया। ये देखकर बाकी दोनों गुस्से में चिल्लाए और पार्थ के दाएं और बाएं से उस पर हमला कर दिया। पार्थ की साधना उन गुंडों से एक स्तर ज्यादा थी और भले ही उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग न किया हो, फिर भी वो आसानी से दोनों गुंडों को हरा सकता था। उसने तीनों बदमाशों को एक एक लात मारकर दूर भेज दिया और फिर वे दुम दबाकर वहां से भाग गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर महिला और बच्चा। पार्थ के बेहद आभारी थे, लेकिन पार्थ अभी भी देख सकता था कि महिला थोड़ी चिंतित थी। छोटे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? पार्थ ने पूछा। मेरा नाम आदेश है। बड़े भाई, आपने उन तीनों को अच्छा मजा चखाया, युवक ने प्रशंसा में कहा। आदेश, चंद्रमहल प्रतियोगिता, पार्थ बड़बड़ाया और इस युवक को देखते ही विचारों में खो गया। अपने अनुमानों की पुष्टि करने के लिए पार्थ ने अंत तक एक अच्छा इंसान बनने का फैसला किया और आदेश के परिवार की सभी समस्याओं को सुलझा दिया। पार्थ ने गांव के सभी गुंडों को पीटा और फिर उसने आदेश को आधार स्तर से लेकर उच्च श्रेणी की युद्ध कला तकनीक भी दिया। हालांकि इतना सब करने के बाद भी पार्थ को कुछ नहीं मिला। उसने अपने मन में आह भरी, क्या ऐसा हो सकता है कि इसके लिए कोई इनाम नियत नहीं था? पार्थ को हमेशा लगता था कि यह गांव उतना सामान्य नहीं है जितना दिखता है, लेकिन उसके पास भी सीमित समय ही था, इसलिए उसने एक और दिन के बाद वहां से जाने का फैसला किया। वो पहले ही जानता था कि किन जगहों पर खजाने मौजूद हैं, उसे इस स्थान पर बेवजह रुकने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे दिन पार्थ ने आदेश और उसके परिवार को अलविदा कह दिया। पार्थ भाई, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैं अपना प्यारा छोटा चाकू आपको उपहार में देना चाहता हूँ। आदेश ने पार्थ को एक वस्तु सौंपी। पार्थ की आंखें चमक उठी, लेकिन वो छोटा चाकू केवल एक पुराना टूटा हुआ धातु का टुकड़ा था जिस पर हरे रंग की बिजली के आकार की नक्काशी बनी थी। धातु के छोटे टुकड़े को अपने हाथ में लेते हुए पार्थ ने महसूस किया कि एक शांता ने उसे घेर लिया है। अपनी चेतना को इस धातु के टुकड़े के अंदर विलीन करने पर उसने एक ऐसे दृश्य की झलक देखी जहां अचानक से हवा में हरी बिजली चमकी और एक ही झटके में पूरे पहाड़ को ध्वस्त कर दिया। उसी समय उसके दिमाग में एक सूचना प्रकट हुई, चंद्रमहल विद्युत मुद्रिका। तो क्या होगा आगे? आखिर क्या है ये चंद्रमहल विद्युत मुद्रिका? क्या ये कोई विशेष हथियार है या फिर कुछ और क्या पार्थ को प्रतियोगिता में इससे कोई फायदा मिलेगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। 6184 दुश्मन दे साथ हाथ मिलाना। चंद्रमहल विद्युत मुद्रिका। पार्थ ने गांव छोड़ने के बाद धातु के इस टूटे हुए टुकड़े को सहलाना जारी रखा। वैसे तो ये बहुत ही औसत धातु से बनी थी, लेकिन इसके अंदर अविश्वसनीय आभा थी, यहाँ तक कि ये पार्थ के स्तर को भी पार कर गया था। मैं इस चंद्रमहल विद्युत मुद्रिका के केवल मामूली भाग को ही समझ पा रहा हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने पवन विद्युत हथेली सीखी है। अचानक से पार्थ के विचार बदल गए। रहस्यमय दाहिनी आंख के मिलने के बाद उसकी समझ भयानक रूप से बढ़ गई थी, जो कि कई प्रतिभाओं की तुलना में बहुत मजबूत थी। लेकिन पवन विद्युत हथेली सीखने के बावजूद भी वो चंद्रमहल विद्युत मुद्रिका के थोड़े से हिस्से को ही समझ सकता था। इसके अलावा उसने महसूस किया कि चंद्रमहल विद्युत मुद्रिका की आभा पवन विद्युत हथेली के समान ही थी, लेकिन उसकी तुलना में 100 गुना अधिक मजबूत थी। पवन विद्युत हथेली में बिजली इकट्ठा करने के लिए हवा का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि चंद्रमहल विद्युत मुद्रिका से बिजली को सीधे तौर पर नियंत्रित किया जा सकता है। दोनों के बीच क्या संबंध हो सकता है? पार्थ को याद आया कि पवन विद्युत हथेली एक प्राचीन तकनीक थी जो अधूरा थी। उस समय कबीले में अवश्य ही और भी शक्तिशाली तकनीकें रही होंगी,
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कुछ कौशल चंद्रमहल से ही प्राप्त किए गए हो। उदाहरण के लिए विद्युत का उत्तरी गुप्त जल तकनीक, ये चंद्रमहल से आचार्य बलवंत द्वारा प्राप्त किया गया था। ऐसा लगता है कि मुझे ये चंद्रमहल विद्युत मुद्रिका केवल इस गांव में बेहतर प्रदर्शन के कारण ही नहीं मिली है, शायद इसका पवन विद्युत हथेली से भी कुछ लेना देना है। पार्थ ने अपने मन में आह भरी। चंद्रमहल विद्युत मुद्रिका का उद्गम पवन विद्युत हथेली के समान ही प्रतीत होता है। उसने अपनी दिव्य दाहिनी आंख खोली और वज्रपात के दृश्यों को अपने दिमाग में संरक्षित कर लिया, लेकिन दृश्य की शक्ति बहुत अधिक थी, इसलिए इसकी नकल बनाने के लिए उसे अपनी सारी मानसिक ऊर्जा लगानी पड़ी। पार्थ ने ऐसा इसलिए किया ताकि ये वस्तु सही मायने में उसकी हो। वो जानता था कि इतनी जल्दी इस चंद्रमहल विद्युत मुद्रिका को पूरी तरह से समझने में कामयाब नहीं होगा, और कौन जानता था कि परीक्षण के बाद कबीला क्या करेगा। वे इसे पार्थ से ले भी सकते हैं। नियमों के अनुसार कबीला बदले में कुछ पुरस्कार और योगदान अंक दे सकता है। चंद्रमहल विद्युत मुद्रिका को अपने भंडारण कंगन में रखने के बाद पार्थ दूसरी दिशा में चला गया। उसके दिमाग में अरुणाचल द्वीप का पूरा नक्शा था और जिन जगहों पर खजाना हो सकता था उन्हें पहले ही चिन्हित कर दिया गया था। अगला गंतव्य थोड़ा दूर था, लेकिन पार्थ द्वारा उस स्थान का विश्लेषण कर चुका था, जिसका अर्थ है कि ये स्थान थोड़ा विशेष या बड़ा हो सकता है। उसका पहला लक्ष्य एक बिल्कुल निषिद्ध क्षेत्र था, जिसके कारण पूरे अरुणाचल द्वीप का तापमान गिर गया था, और उसके अंदर का खजाना जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली था, जिसे वो अपनी वर्तमान ताकत के साथ नहीं पा सकता। उसका दूसरा लक्ष्य चंद्रमहल विद्युत मुद्रिका के बारे में और पता लगाना, जो वो नहीं कर सका था। तीसरे लक्ष्य के रूप में पार्थ ने एक जगह के बारे में सोचा जो विद्युत के प्राचीन बगीचे के समान ही होगा। एक शांत जगह पर पहुंचने के बाद पार्थ ने पास में ही एक परिचित आध्यात्मिक शक्ति को महसूस किया। नकुल भाई, पार्थ ने अपनी दिव्य दाहिनी आंख से देखा कि नकुल 4 से 5 मील दूर मौजूद था। नकुल से निकलने वाली आध्यात्मिक शक्ति पहले से मजबूत लग रही थी, जैसे वो अभी कुछ समय पहले आध्यात्मिक मंडल के तीसरे सितारे में पहुंच गया हो। पार्थ ने सुनिश्चित किया कि उसका नेत्रक सही से लगा है या नहीं, और फिर वो नकुल से मिलने चला गया। पार्थ भाई, मैंने नहीं सोचा था कि हम तीसरे चरण में मिल पाएंगे। नकुल बहुत खुश था। पार्थ ने उसे एक रास्ता बताया। उत्तर पश्चिमी दिशा में 50 मील दूर ब्रह्म सरणी के अंदर एक घाटी है, आप वहां जाकर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। उसने जिस घाटी की ओर इशारा किया वो वही थी जहां वो अभी अभी गया था। पार्थ जानना चाहता था कि क्या नकुल को भी उसी तरह के भ्रम का सामना करना पड़ेगा या फिर कोई दूसरा। बेशक सफलता की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए घाटी से दक्षिणी दिशा में 10 मील दूर एक छिपा हुआ मंदिर है, आप वहां जाकर भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। पार्थ ने नकुल को एक और जगह के बारे में बताया। नकुल पार्थ की बात से बेहद हैरान था। पार्थ भाई, क्या तुम इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानते हो? जाहिर तौर से मैंने अरुणाचल द्वीप की छानबीन करने में कई दिन बिताए हैं। मैंने 100 से 200 मील के दायरे में लगभग सब कुछ देख लिया है। पार्थ ने आधे सच और आधे झूठ के साथ नकुल को जानकारी दी। ये सुनकर नकुल पार्थ की और भी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। अगर दूसरा कोई होता तो एक भी खजाना नहीं छोड़ता, लेकिन पार्थ ने पहले 5 दिनों में कुछ भी नहीं किया था। उसने पहले यहाँ की स्थिति का पता लगाने के लिए पहले क्षेत्र का दौरा किया था। एक कहावत थी, स्वयं को और शत्रु को जानने का अर्थ है विजय। पार्थ की पहली कार्यवाही से ये देखा जा सकता था कि उसका लक्ष्य अन्य सभी प्रतिभागियों से आगे निकलना था। नकुल को अलविदा कहने के बाद पार्थ अपने तीसरे गंतव्य की ओर बढ़ गया। तीसरे परीक्षण में 6 दिन पहले ही बीत चुके हैं, अब केवल 3 से 4 दिन ही बाकी हैं। पार्थ ने अपने कदम तेज कर दिए। तीसरा गंतव्य थोड़ा दूर था, लेकिन सौभाग्य से आसपास के जानवर गायब हो गए थे
जिससे पार्थ को तेजी से यात्रा करने आसानी हुई। आधे दिन बाद पार्थ एक घास के मैदान में पहुंचे। इससे पहले यहाँ पर दूसरे सितारे के शक्तिशाली पक्षियों के झुंड मौजूद था। प्रत्येक पक्षी दूसरे चरण के रक्त चमगादड़ों की तुलना में बहुत अधिक भयानक था। लेकिन अचानक तापमान गिरने के कारण पूरा द्वीप ठंड से जम गया था। इससे पक्षियों की संख्या में नाटकीय रूप से गिरावट आ गई थी। पार्थ ने अपनी गति बढ़ाई और वो एक सुंदर बगीचे से गुजरा। मूल रूप से यहाँ बड़ी संख्या में जहरीली ततैया थीं, जिनकी शक्ति अर्ध आध्यात्मिक मंडल से लेकर दूसरे सितारे के बराबर थी। उनकी संख्या भी हजारों में थी। पार्थ ने गहरी सांस ली। जहरीली ततैयों का झुंड अब ठंड के मारे छिप गया था। अभी का तापमान आध्यात्मिक मंडल के पहले और दूसरे सितारे के जीवों के लिए बहुत खतरनाक है और केवल तीसरे सितारे या उससे ऊपर के जीव ही ठंड के प्रभाव को कम कर सकते हैं। मैं अंत में यहाँ पहुँच गया। पार्थ ने एक लंबी सांस ली और अपने सामने मौजूद महल पर नजर डाली। महल से एक प्राचीन आभा निकल रही थी और महल की हर ईंट पर इसके निशान देखे जा सकते थे। ये महल विद्युत के प्राचीन बगीचे के समान आकार का ही था, लेकिन सब कुछ बर्फ में ढकने के कारण खतरा काफी कम हो गया था। महल के अंदर पहुंचने के बाद पार्थ सावधान हो गया, क्योंकि महल के अंदर मौसम का असर काफी कम था, इसलिए अंदर ज्यादा खतरा होने की उम्मीद की जा सकती थी। उदाहरण के लिए बाहर मौजूद काई से खतरनाक आभा आ रही थी, इसलिए पार्थ ने एक टूटे नश्वर हथियार को निकाला और भूरे काले तरल के अंदर फेंक दिया। जैसे ही टूटा हुआ हथियार उस तरल से टकराया तो एक तेज आवाज हुई। भले ही हथियार ने थोड़ा टूटा और कमजोर था, लेकिन आध्यात्मिक मंडल के सामान्य योद्धा इसे तोड़ नहीं सकते थे। पूरे महल में सन्नाटा पसरा हुआ था और इससे पार्थ को एक अजीब एहसास हुआ। जब पार्थ ने चारों ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। यहाँ किसी के होने के निशान हैं। उसके दिल की धड़कन रुक गई। दो संभावनाएं थीं, कोई भयानक और अज्ञात जीव या फिर एक और शिष्य। पार्थ को लगा कि दूसरी संभावना अधिक थी। डिंग बूम। इस समय महल की गहराई से लड़ाई की आवाज आ रही थी। पार्थ की दाहिनी आंख एक सुंदर इमारत पर केंद्रित थी और उसने जो देखा उससे वो थोड़ा विचलित हो गया। इतना दुर्भाग्यशाली। मैं केंद्र में प्रवेश करते ही गलती से इन लोगों के पास पहुंच गया। तभी देवेंद्र की फटेहाल आकृति उस इमारत से बाहर निकली और दो काले बख्तरबंद लोग उसका पीछा कर रहे थे, जिनके पास जीवन के कोई संकेत नहीं थे। पार्थ की दिव्य दाहिनी आंख उनके ऊर्जा स्रोत को देख सकती थी और उन्होंने देखा कि काले बख्तरबंद लोग वास्तव में यंत्र मानव थे। वर्तमान स्थिति से यंत्र मानवों की शक्ति आध्यात्मिक मंडल के पांचवें सितारे के पास होनी चाहिए, वरना वे देवेंद्र की इतनी बुरी हालत नहीं कर पाते। पार्थ भाई, आओ और जल्दी से मदद करो। पार्थ को वहां देखे ही देवेंद्र की आंखों में चमक आ गई। पार्थ की भौहें उठी और उसका हाथ सहज रूप से अपने तरफ से एक तीर निकालने के लिए चला गया, लेकिन उसने अचानक अपने हाथ को बीच में ही रोक दिया। इन नीले तीरों में बर्फ का प्रभाव है और ये एक बार उपयोग की जाने वाली वस्तु है। देवेंद्र एक तीर बर्बाद करने के लायक नहीं था। भाई देवेंद्र, मेरे तीर शायद इन यंत्र मानवों को भेद नहीं सकते। पार्थ का शरीर अचानक से चमक उठा और उसने महल के द्वार के ऊपर से छलांग लगा दी। देवेंद्र ने अपने दिल में पार्थ को उसकी मदद न करने के लिए गाली दी, लेकिन ये अपेक्षित था। सौभाग्य से दोनों यंत्र मानवों ने इमारत में वापस लौटने से पहले केवल 100 गज तक ही उसका पीछा किया। ये ऐसा था जैसे उनका काम सिर्फ उस इमारत की रखवाली करना था, फिर चाहे पूरे महल को नष्ट कर दिया जाए तो भी उन्हें परवाह नहीं होगी। पार्थ भाई, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ये महल बेहद खतरनाक है। मुझे इसका मुख्यालय मिल गया था, लेकिन इन यंत्र मानवों ने सारा काम बिगाड़ दिया। अगर हम साथ काम करें तो हम खजाने को आधा आधा बांट सकते हैं। देवेंद्र मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक की चमक आ गई।
ठीक है, पार्थ ने सिर हिलाया। वो देवेंद्र का दुश्मन था। जब से उसने कबीले में प्रवेश किया तो वो देवेंद्र के सामने केवल एक चींटी था। लेकिन अब पार्थ एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए थे जहां वो इस प्रतिद्वंद्वी से डरता भी नहीं था। देवेंद्र पार्थ का इस्तेमाल करना चाहता था और अगर उसको मौका मिला तो उसे यही मार डालेगा। बिल्कुल यही योजना पार्थ की भी थी। उसने बाद में महल में प्रवेश किया था, इसलिए वो देवेंद्र की मदद से मुख्यालय में प्रवेश कर सकता था और अगर मौका मिला तो वो देवेंद्र को भी अपनी सही जगह पर भेज देगा। दोनों ने मुख्यालय की ओर चलते हुए अपनी अपनी योजना बना ली। भाई देवेंद्र, आप यहाँ कम से कम 1 या 2 दिन से हैं ना? फिर तो आपने बहुत कुछ हासिल किया होगा। देवेंद्र के भरे हुए थैले पर नजर डालते ही पार्थ हंस पड़ा। वो अपनी दिव्य दाहिनी आंख से उन वस्तुओं को देख सकता था और जानता था कि ये वस्तुओं काफी कीमती थी। हालांकि वे अच्छे थे, लेकिन भंडारण कंगन और उसे मिले चंद्रमहल विद्युत मुद्रिका की तुलना में कुछ भी नहीं थे। नहीं नहीं, मैं थोड़ी देर पहले ही मुख्यालय में प्रवेश किया था। अगले 3 दिनों में राक्षस हमारा पीछा करने लगेंगे, तब हमारे पास कोई और मौका नहीं होगा। देवेंद्र ने रास्ता दिखाया और दोनों ने जल्द ही इमारत में प्रवेश कर लिया। देवेंद्र यहाँ 2-3 दिन से था और उसने बाहरी इलाके की लगभग सारी वस्तुओं को ले लिया था। यहाँ एक ऐसी जगह है जिसमें बहुत सी चीजें हैं। हालांकि वहाँ कई रक्षक हैं जिनकी ताकत 4 से 6 सितारे तक है, देवेंद्र ने समझाया। पार्थ की ऊंची इमारत के आसपास के परिदृश्य का सर्वेक्षण किया। तत्काल उसे एक ऐसी जगह दिखी जहां कई रक्षक मौजूद थे। देवेंद्र ने उसे केवल कुछ खतरों के बारे में ही बताया था, लेकिन उसने उसे कई छिपे हुए खतरों के बारे में नहीं बताया था। देवेंद्र के पीछे जाते हुए पार्थ उपहास में मुस्कुराया और जल्द ही एक बड़े कक्ष में प्रवेश कर गया। कक्ष के अंदर कुछ काले और चांदी के रंग के बख्तर-बंद रक्षक मौजूद थे। काले बख्तर-बंद रक्षक आमतौर पर 4 और 5वें सितारे पर थे, जबकि चांदी के रक्षक 6 सितारे तक पहुंच गए थे। यहाँ तक कि दक्ष जैसे मजबूत व्यक्ति के लिए भी इस जगह को पार करना मुश्किल होगा। कोई आश्चर्य नहीं था कि दुश्मन होने के बावजूद देवेंद्र उसके साथ मिलकर काम करना चाहता था। पार्थ भाई, सारा खजाना वहां पर है। देवेंद्र ने एक पुराने कमरे की ओर इशारा किया जिससे आध्यात्मिक वस्तुओं की आभा निकल रही थी। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ और देवेंद्र मिलकर काम कर पाएंगे? और क्या पार्थ अपनी मनचाही चीज हासिल कर पाएगा, या फिर हो जाएगा देवेंद्र की चाल का शिकार? जानने के लिए आगे के चैप्टर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। 6185 शेर तो मैं सवा शेर। पार्थ को उस तरफ देखते ही पता लग गया कि वो कक्ष उस महल का कोषागार है। उसने महल में प्रवेश करते ही अपनी दिव्य दाहिनी आंख से पूरे परिदृश्य का अवलोकन कर लिया था, जिसमें कुछ यंत्र मानव रक्षक रखे गए थे, जिससे इस बात की पुष्टि की जा सकती थी कि वो स्थान वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुरक्षित हिस्सा था। देवेंद्र को यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 से 3 दिन का समय लगा था, और यहाँ तक पहुँचने के दौरान उसने कम से कम 40 रक्षकों को देखा था जो इस महल की रखवाली कर रहे थे। पार्थ को पता था कि महल के भीतर कई 100 रक्षक थे और देवेंद्र के लिए यहाँ पहुँचना आसान नहीं था। भले ही वो आध्यात्मिक मंडल के 4 सितारे के शिखर पर था, फिर भी उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए भारी कीमत चुकाई होगी। जिस तरह की देवेंद्र की मानसिकता है, क्या वो किसी और को खजाने लेने देगा? इसलिए देवेंद्र का खजाने को आधा आधा विभाजित करने का प्रस्ताव निश्चित रूप से झूठ से ज्यादा कुछ नहीं था। पार्थ देवेंद्र की असली मंशा समझ गया, लेकिन इससे विचलित नहीं हुआ, बल्कि वो खुद भी देवेंद्र का उपयोग करके बड़ी ही आसानी से कोषागार के पास पहुंच गया। उसके सामने मौजूद कोषागार एक काफी बड़े आकार का कमरा था और अंदर के खजाने से निकलने वाली आभा किसी भी साधक के मन में लालच जगा सकती थी।
इनसे निकलने वाली आभा किसी सामान्य आध्यात्मिक हथियार से अधिक शक्तिशाली है। देवेंद्र की तुलना में पार्थ की इंद्रियां और भी तेज थीं। आखिरकार उसने पहले भी एक आध्यात्मिक हथियार प्राप्त किया था। आध्यात्मिक हथियार बेहद कीमती होते थे और अधिकांश कबीलों के पास ऐसे केवल एक या दो हथियार ही थे जिन्हें विरासत की तरह माना जाता था। पार्थ भाई, हम अलग क्यों नहीं हो जाते? हम में से एक पहरेदारों को यहाँ से दूर ले जाए जबकि दूसरा कोषागार के अंदर जाकर सारा खजाना चुरा ले, देवेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। चुराना? देवेंद्र भाई, इसे इतना बुरा मत बनाओ। इस जगह का कोई मालिक नहीं है, कोई नहीं जानता कि उसकी मृत्यु कितने समय पहले हुई थी, इसलिए हम इसे पूरे सम्मान से ले रहे हैं। पार्थ मुस्कुराया। हाँ हाँ, हम इसे ले रहे हैं। देवेंद्र जोर से हंसा और गुस्से को अपने दिल में दबा लिया। इस चींटी की उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कब से हो गई? फिर दोनों ने चर्चा की कि कौन रक्षकों को फुसलाएगा और कौन खजाना इकट्ठा करेगा। जब पार्थ ने पूरे खजाने का अवलोकन किया तो उसे अंदर सरणियों के निशान मिले। उसकी दिव्य दाहिनी आंख दीवारों की आर पार देख सकती थी, इसलिए वो अंदर की सरणी रेखाओं को भी देख पा रहा था। पार्थ भाई, आपकी गति तकनीक काफी अच्छी है, इसलिए आपके लिए रक्षकों को दूर ले जाना बेहद आसान होगा। लेकिन अगर आप यह नहीं चाहते हैं तो मैं ऐसा कर सकता हूं, देवेंद्र ने उदारता से कहा, जैसे कि उसे कोई आपत्ति नहीं थी कि पार्थ ने कौन सा विकल्प चुनता है। अधिकांश लोग शायद दूसरे विकल्प को चुनेंगे क्योंकि केवल खजाना लेने वाला ही सुरक्षित महसूस करेगा। ठीक है, मैं पहरेदारों को दूर ले जाता हूं, पार्थ ने जवाब दिया। जरूर देवेंद्र कुछ हैरान था, लेकिन फिर भी उसने दिल ही दिल में हंस रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्थ क्या चुनता है, वो केवल शतरंज का एक प्यादा था जो हर हालत में मरने वाला था। सबसे पहली बात, पार्थ अभी अभी महल में पहुंचा था और कुछ छिपे हुए खतरों को नहीं जानता था। अगर वो पहरेदारों को दूर ले जाना चाहता है तो वो अधिक खतरे को आकर्षित करेगा। दूसरी बात, अगर पार्थ कोषागार में प्रवेश करना चुनता तो देवेंद्र को बस अभी रक्षा को दूर करने और फिर बिना किसी निशान के गायब होने की जरूरत थी, और फिर रक्षकों का समूह एक साथ कोषागार में वापस आ जाएगा। इसलिए देवेंद्र ने इस बात की परवाह नहीं की कि पार्थ ने कौन सा विकल्प चुनता है, क्योंकि दोनों विकल्पों ही उसे अपनी लिए मौत के करीब ही ले जाएगा। खजाने के पास लगभग 20 से 30 पहरेदार तैनात थे जिनकी ताकत चौथे से छठे सितारे तक थी, इसलिए इन पहरेदारों का ध्यान भटकाना एक खतरनाक काम था। योजना के अनुसार पार्थ को कम से कम आधा रक्षकों का ध्यान भटकाने की जरूरत थी। पार्थ ने हवा की एक लहर को कोषागार की दीवारों से टकराया जिससे पूरा कमरा हिल गया। कोषागार में एक रक्षक सरणी थी और जैसे ही इस पर प्रहार हुआ, एक लाल चमक दिखाई दी जिसने पास के रक्षकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। पार्थ का शरीर तुरंत धुंधला हो गया और 10 से 20 रक्षकों को आकर्षित करके वहां से दूर जाने लगा। इन पहरेदारों में से लगभग 10 चौथे सितारे पर, 4 पांचवें सितारे पर और एक चांदी के कवच वाले रक्षक छठे सितारे पर था। शानदार पार्थ भाई, देवेंद्र की आंखों में खुशी और ठंडक झलक रही थी और वो धीरे से हंस रहा था। इतने सारे रक्षकों द्वारा पीछा किए जाने के बाद शायद केवल दक्ष ही बिना किसी नुकसान के पीछे हट सकता था। यहाँ तक कि विद्युत और खुद उसके लिए भी ये बेहद खतरनाक होगा। इसके अलावा पार्थ ने अभी अभी महल में प्रवेश किया था और किसी भी अन्य खतरे के बारे में नहीं पता था। पार्थ का शरीर धुंध में बदल गया और उसने अपनी स्वर्गीय पवन आध्यात्मिक शक्ति को इसकी चरम सीमा तक परिचालित किया, जिससे उसकी गति आध्यात्मिक मंडल के चौथे सितारे के सामान्य योद्धाओं से बेहतर हो गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो स्वर्गीय पवन ईश्वर तकनीक के उच्च स्तर पर पहुंच गया था और उसकी आध्यात्मिक शक्ति की शुद्धता चौथे सितारे के सामान्य साधकों से भी बेहतर थी। इसके अलावा पार्थ ने अपनी ब्रह्मचरी शरीर तकनीक को भी इसमें मिला दिया था,
जिससे उसकी गति देवेंद्र से भी अधिक हो गई थी। इसके अलावा इन रक्षकों ने भारी कवच पहन रखा था, जो उनकी चपलता और गति को प्रभावित कर रहा था। उनकी वर्तमान चपलता के साथ यहाँ तक कि पांचवें और छठे सितारे के रक्षक भी उसे जल्दी नहीं पकड़ पाएंगे। उसकी दिव्य दाहिनी आंख दीवारों की आर पार देख सकती थी और कुछ छिपे हुए खतरों का अनुमान भी लगा सकती थी। इस तरह से वो देवेंद्र की तुलना में यहाँ के परिदृश्य से अधिक परिचित था। जल्द ही पार्थ ने इन रक्षकों को महल के प्रवेश द्वार की ओर आकर्षित कर लिया। इस समय जो रक्षक जो पार्थ के सबसे करीब थे, वे पांचवें सितारे के साथ साथ एक चांदी के कवच वाले रक्षक भी था। केवल चांदी के कवच वाले रक्षक ही पार्थ की गति बराबरी कर सकता था, लेकिन इसकी चपलता काफी कम थी। पार्थ की दिव्य दाहिनी आंख उस रक्षक के शरीर के अंदर के ऊर्जा प्रवाह को देख सकती थी, जिससे वो पहले से ही उसके हमलों की भविष्यवाणी कर सकता था। पार्थ ने कई बार उस रक्षक के हमलों को चकमा देने में कामयाबी हासिल की। वो जानता था कि अगर उसे एक भी हमला लग गया तो वो गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। इसमें उसकी रज दीवार तकनीक भी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगी। लेकिन पार्थ, जिसकी दाहिनी आंख बेहद रहस्यमयी थी, ने पूरी स्थिति को नियंत्रित कर लिया। महल से बाहर निकलने के बाद सामने खुला मैदान आ गया, जिससे उसको मिलने वाला लाभ कम हो गया। पार्थ और चांदी के कवच वाले रक्षक के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती गई। एक बार अगर रक्षक ने पकड़ लिया तो पांचवें और चौथे सितारे वाले रक्षक भी जल्द ही पहुंच जाएंगे, जिसने उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाएगी। तभी पार्थ के शरीर के भीतर नीले रक्त की एक परत दिखाई दी, जिससे उसकी आभा बेहद मजबूत हो गई। तुरंत उसकी मानसिक ऊर्जा, एकाग्रता और इंद्रियां जाग उठीं। इससे पार्थ की गति तुरंत बढ़ गई। अब पार्थ की गति लगभग दोगुनी हो गई और यहाँ तक कि उस चांदी के कवच वाले रक्षक भी उसका पीछा नहीं कर पाया, जो आध्यात्मिक मंडल के छठे सितारे पर था। पलक झपकते ही पार्थ 100 गज दूर पहुंच गया। फिर उसने पीछे की तरफ घूमते हुए अपना लोहाश्व धनुष निकाला और उस पर एक नीला तीर लगाया। हवा में होने के कारण वो अपनी दाहिनी आंख से देवेंद्र को भी देख सकता था। देवेंद्र के कोषागार में प्रवेश करने के बाद पास मौजूद 10 रक्षकों ने उसका पीछा किया, लेकिन क्योंकि कोषागार के अंदर पतला गलियारा था, इसलिए रक्षकों एक एक करके वहां जाना पड़ रहा था। साथ ही देवेंद्र बेहद चालाक था। उसने प्रवेश द्वार को एक तरफ से बंद कर दिया और जल्दी से कुछ खजाने लेने की कोशिश की। विभिन्न प्रकार के खजानों से शुद्ध और आकर्षक आभा निकल रही थी, जिससे उसका दिल दहल उठा। देवेंद्र ने एक वस्तु लेने की कोशिश की, लेकिन वो सफेद रोशनी की एक परत से अवरुद्ध हो गया और थोड़ा घायल भी हो गया। धिक्कार है, खजानों के चारों ओर सरणियां बनी हैं। देवेंद्र की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने कई बार कोशिश की थी, लेकिन वो जानता था कि इन सरणियों को कम समय में तोड़ा नहीं जा सकता। ये सौभाग्य की बात थी कि परीक्षण में प्रवेश करने के बाद से उसकी साधना में काफी वृद्धि हुई थी। साथ ही उसके पास एक मध्यम श्रेणी का नश्वर हथियार भी था, जिसका अर्थ था कि वो आसानी से चौथे सितारे के काले बख्तर बंद रक्षकों को मार सकता था। वो मंदबुद्धि पार्थ इतने सारे रक्षकों के हाथों मारा गया होगा। पार्थ के बारे में सोचने के बाद देवेंद्र को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। वहीं महल के बाहर एक नीला तीर हवा में तेजी से उड़ गया और इससे आसपास का तापमान भी काफी कम हो गया। लोहाश्व धनुष पर बर्फीले कमल का प्रतीक अचानक से चमकने लगा और ठंड के कारण वो तीर बर्फ के पारदर्शी तीर में बदल गया। बूम! तीर चांदी के कवच वाले रक्षक के सिर पर लगा और तुरंत ही चकनाचूर हो गया। पार्थ की मौजूदा ताकत के साथ वो चांदी के कवच वाले रक्षक के कवच को भेद नहीं सकता था, लेकिन चांदी के कवच वाला रक्षक बिना किसी नुकसान के पार्थ की ओर लपका। हालांकि जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी हो गई और इसके शरीर पर बर्फ की एक परत बन गई।
अचानक से ही चांदी के कवच वाले पहरेदार के 4-5 गज की दूरी तक भयानक ठंडक फैल गई। डेंग, डेंग, डेंग। और जैसे ही वे सभी ठंड के प्रभाव वाले क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो काले बख्तर बंद रक्षक के कदम वहीं जम जाते हैं। जबकि केवल एक सांस बाद ही आध्यात्मिक मंडल के 5वें सितारे के सभी 4 रक्षक बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। केवल चांदी के कवच वाला रक्षक ही कुछ हद तक ठंड से लड़ने में कामयाब रहा। इस समय चांदी के कवच वाले रक्षक के साथ साथ 4 काले बख्तर बंद रक्षकों को भी पार्थ के एक तीर ने नियंत्रित कर लिया गया था। ये प्रभाव पार्थ की अपेक्षा से कहीं अधिक था। उसने अपनी दिव्य दाहिनी आंख की शक्ति जागृत की और महसूस किया कि बर्फ की एक परत रक्षक के अंदरूनी हिस्सों के में फैल रही थी और जल्द ही उसके ऊर्जा स्रोत तक पहुंच गई। इन पहरेदारों में जान तो नहीं थी, लेकिन अंदर कई अंग बनाए गए थे। एक बार जब वे जम गए तो ये ऊर्जा को सही से प्रवाहित नहीं कर पाएगा। ऐसा लग रहा था कि चारों काले रक्षक बर्फ में कैद हो गए थे और इतनी जल्दी आजाद नहीं हो पाएंगे। लेकिन चांदी के कवच वाला रक्षक अभी भी विरोध कर रहा था, लेकिन भले ही वो बर्फ की कैद से आजाद हो जाए, उसकी गति काफी धीमी होगी। पार्थ ने अब इन रक्षकों को परेशान नहीं किया और महल में वापस लौट आया। कोषागार में देवेंद्र अभी भी उन रक्षकों का सामना कर रहा था जो प्रवेश द्वार से किसी तरह अंदर आ गए थे, लेकिन ये रक्षक ज्यादा समझदार नहीं लग रहे थे, वरना वे सभी सैकड़ों रक्षकों को पहले ही बुला सकते थे और तब कोई पृथ्वी मंडल का योद्धा ही इतने सारे पहरेदारों से बचने में कामयाब हो पाता। पार्थ कोषागार के करीब एक छत पर उतरे और नीचे का नजारा देखा। जैसे ही पार्थ लौटा, काले रक्षक जो उसे पकड़ नहीं पाए थे वापस लौट आए। कुल मिलाकर 20 से 30 हथियारबंद पहरेदार कोषागार के पास पहुंच गए थे। ये लड़का अभी तक मरा नहीं है। देवेंद्र की अभिव्यक्ति बदल गई और वो 2 काले बख्तर बंद रक्षकों को मारते हुए तेजी से बाहर की ओर भागा। वो इमारत से बाहर निकलने के लिए दौड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो वहां तक पहुंचता, विपरीत दिशा से एक चांदी जैसी धुंधली आकृति उसके सामने आ गई। देवेंद्र को हिचकी आई और उसने बर्फ की हल्की परत में लिपटे इस धुंधली आकृति को देखा। हे वो आकृति हल्के से हंसी और कोषागार के अंदर चली गई, जबकि देवेंद्र का पहरेदारों द्वारा पीछा किया जा रहा था। इस समय आसपास के क्षेत्र में कोई रक्षक नहीं बचा था। तो क्या होगा आगे? आखिर कौन है वो आकृति और उसने देवेंद्र पर हमला क्यों नहीं किया, और क्या पार्थ इतने सारे रक्षकों के बीच से कोषागार में घुसने में कामयाब हो पाएगा? और इस बार पार्थ को कौन सा अनोखा खजाना प्राप्त होगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।